शुरू वादहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची आज मुल्तान थाना कुतुबपुर की हदूद में। एक इंतहाई दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जहां एक और हवा की बेटी का इंतहाई संगदिली के साथ, इंतहाई रहम दिली के साथ बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। जहां जब ये कत्ल हुआ तो फौरी तौर पे जो ख़बर फ्लैश की गई वो ये हुई कि एक डकैती की वारदात में एक औरत का कत्ल हो गया और उसके खामिंद को एक गोली लगी है, वो मजरूब है। लेकिन जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, इसकी परतें खोली गई तो सारे वाक़यात क्या सामने आए, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं तो वो शख्सियत वो हैं कि जो इस केस के मुद्दई भी हैं, जो कि अब मुद्दई हैं। अगर हम इस केस की शुरुआत में बात करें तो जब ये केस वाक़या हुआ था, जिस तरीके से कहा गया कि मतलब एक डकैती का रंग दिया गया, इसको पूरा ड्रामाटाइज़ किया गया इस सारे मामले को, तो जब तो मतलब वो जो शख्स, जो वो बहू, वो जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो हवा की बेटी, जिस तरीके से ससुराल में कत्लो गारत का एक बाज़ार गर्म है जो कि रुकने का किसी तरीके से नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है। तो फिर वो उसकी जो मुद्दईयत होती है उसको भी पुलिस बदलती है। तो इस वक्त जो सलीम है, जो कि वो बहू, जो इनकी बहन थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, मैं चाहूँगा कि आप ये सारा मामला मुझे शुरू से बताएं ताकि मुझे भी और जो इदारे हैं जिनका काम है इंसाफ देना, उन्हें भी समझने में आसानी हो। तो आपने अपनी बहन की शादी कब की थी, कितना अरसा हुआ? मेरी बहन की शादी को तकरीबन 11-12 साल हो चुकी। 12 साल हो हाँ गए। जी। तो 12 साल जो शादी के गुजरे, वो कैसे गुजरे? बस वो दुख तकलीफ़ों में गुजरे उसके 12 साल। तो जब दुख तकलीफ़ों में गुजरे तो 12 साल गुजरने क्यों दिए गए? बस रिश्तेदारों में एक दो दफ़ा पंचायत लगी थी। रिश्तेदारों ने ये कहा कि बहू बेटी ना अपने घर में अच्छी लगती है, घर में जो है ना भाइयों के घर में अच्छी नहीं लगती, तो लिहाजा इसको बसने दो। हो सकता है इसको जो है ना शऊर आ जाए, आगे आके बच्चे बड़े हों, इसको कोई अकल आ जाए, लेकिन इनको नहीं आई। नहीं, जब शादी की थी तो कितने अरसे बाद मामलात ख़राब होने शुरू हो गए और किस हद तक मामलात ख़राब होते थे? मामलात होते क्या थे? 5-6 महीने बाद जो है ना इनके ख़राब हो गए थे मामलात। तो क्या मतलब मामलात क्या ख़राब हुए थे? मतलब मामलात ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था? उनको मारपीट की थी एक दफ़ा। तो हम जब गए हैं उधर तो कहने लगी हैं जी इन्होंने ना पैसे चुरा के ना अपने भाइयों को दिए। तो ऐसे ही कहानी बनाई है इन्होंने। फिर कहते हैं सोना चुरा के जो है ना अपने भाइयों को दिया। तो जब हम उधर गए, हमने 2-4 बंदे इकट्ठे किए। फिर वो नदीम जो है वो मुकर गया, कहना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी माँ ने जुल्म किया था मेरी बहन पे, पहले जुल्म उसने किया था। सास ने, मतलब आपकी बहन की सास? हाँ जी। उसकी वालदा ने जुल्म किया, मारा पीटा है, कमरे में बंद करके मारा था। तो फिर हम जब बंदे लेकर गए उधर, पंचायत लगाई है, तो फिर इन्होंने माफ़ी मांग के ना सुलह सफाई कर ली थी ऐसे ही। तो उसके बाद फिर ये जो है ना दुबई चला गया कुछ महीनों के बाद। ठीक है। दुबई चला गया। कितने अरसे बाद ये दुबई चला गया था? ये तकरीबन 6-7 महीने बाद गया था। अच्छा, मतलब 6-7 महीने, मतलब मामला पहले ही ख़राब हो गए थे? मामला ख़राब हो गए थे। तो फिर ये दुबई चला जाता है। तो दुबई के बाद के मामला किस तरीके से होते हैं? दुबई के बाद फिर जो है ना ये उसको खर्चा वगैरह भी नहीं देते थे, खर्चे से भी तंग रहती थी। तो ये कहती थी मेरा बच्चा हुआ, पहली बच्चा हुआ ना, केस हुआ, वो हमने खुद करवाया। इसकी माँ ने हमारे घर भेज दिया था मेरी बहन को, कहती है इसका केस तुम खुद करवाओ, तुम्हारी बच्ची है और बच्चा भी पैदा कर रही है, तो ये हमारे सर पे आसान नहीं कर रही है। उसकी डिलीवरी हमने करवाई। इससे पहले जो है एक अमल इन्होंने ज़ाया करवाया था इसकी वालदा ने, टीके लगवा के उसे। तो फिर हमने जो पहला केस भी घर करवाया, यानी 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चों का जो है ना डिलीवरी हमने अपने घर में करवाई है खुद। सही। ये डिलीवरी भी नहीं करवाते थे और ये कहते थे दुआ कर लड़की पैदा ना हो, लड़का ही हो। तो तीनों माशाल्लाह लड़के पैदा हुए हैं। अच्छा, तो जब तीनों ख्वाहिश भी लड़के की थी, तीनों बेटे भी पैदा हुए, तो फिर क्या मामला थे? फिर ऐसे ही तंग करता था। अब सुनने में आया था लास्ट दफ़ा जब आया ना ये 2-4 को वापस दुबई से, तो ये मेरी बहन ने अचानक बताया कि ये दूसरी शादी करना चाहता है। अच्छा। और ये दूसरी शादी की इजाज़त मांग रहा है। तो मैंने तो कह दिया तो दूसरी शादी कर ले। तो फिर भी ये लड़ता झगड़ता है और जो है ना मुझे खर्चा नहीं देता, कहता जी तू अपने घर जाके बैठ जा। फिर
मैं दूसरी शादी करूँ और जायदाद भी जो है ना दूसरी बीवी के नाम करवाऊँ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ये उसहबा की बेटी की माँ है। तो आज मतलब बहुत मुश्किल होता है कि इस वक्त वो सवाल करना, वो लफ्ज़ जमा करना कि मैं किस तरीके से उस माँ से सवाल करूं कि जिसने उसको पैदा किया, सारी ज़िंदगी पाला पोसा और उसके बाद उसे हुक्म रब्बी के तहत उसको रुखसत किया एक मुहाफ़िज़ के साथ। क्योंकि हमारे यहाँ जो शोहर का मुकाम है वो बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन जो इस वक्त जो हालात हैं, मुआशरा किस तरीके से किस तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं से जानूँ कि आखिर सारे मामलात क्या थे और कहाँ वो गलती हुई कि जिसकी वजह से एक कीमती जान इस वक्त इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी क्या कहेंगी, मतलब 12 साल पहले अपनी बेटी की शादी की, तो कहाँ लगता है कि कोई गलती हुई? 11 साल हमने इसकी शादी की, 11-12 साल हुए। तो इसके पास भाई ये ऐसे ही दुकान पे किसी काम करता था, मेरा बेटा भी करता था। तो हमें हमारी बिरादरी नहीं थी ये, हमें लड़का पसंद आया, भाई अच्छा था, मेहनती था। हमने ना इनको ये आए हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए, हमने इनको रिश्ता दे दिया सिर्फ अल्लाह के नाम पे, अपनी बच्ची दी। कोई रिश्तेदार थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, बिरादरी नहीं थी। अच्छा। दुकान पे काम करता था मेरे बेटे के साथ। तो मेरे बेटे भी दो कहने लगे भैया ना ये अच्छा लड़का। दुकान वाले भी कहते अच्छा ये लड़का भैया ना शादी, भाई हमने उससे शादी कर दी। इन्होंने क्या भाई तुम्हारी कोई भाई लिख पढ़ की कोई वो है तो लिखवाना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ अल्लाह के नाम पे देते हैं बेटियों को। हमने अपनी बेटी को अल्लाह के नाम पे दिया इनके। तो 2 महीने नहीं इनके गुजरे थे तो ऐसे ही इसकी माँ जो है ना जुल्म करती रही। फिर इसकी माँ ने इसको छुड़वाने के लिए जो है ना इस पे चोरियों के इल्ज़ाम लगाए मेरी बच्ची छुड़वाना चाहती थी? मैं तो बड़ी शौक से चाव बस से वो अपनी पता बहुएं नहीं लेके आज आती तक हैं। उसकी समझ नहीं आई उस औरत की क्या करना चाहती थी। वो छुड़वाना चाहती थी। उसने जो है ना कहा भाई चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि इसने पैसे चुराए हैं। ये मेरा बड़ा बेटा और है ना मैं, हम दोनों उतर गए हैं। तो वो रोने लगी, कहती भाई मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मैंने नहीं उठाए पैसे। हमने कहा भाई इसको हमारे साथ भेज दो, हम ले जाते हैं। इन्होंने हमारे साथ भी नहीं भेजा। ये कहने लगे नहीं जी, इसका ससुर भी कहने लगा नहीं नहीं, और ये और वो। तो फिर बच्ची ने ना इस जालिम के आगे कुरान उठाया, कहती भाई मैंने पैसे नहीं चुराए तुम्हारे और ना मुझे नहीं पता। तो कहने लगे वो, इसने जो है ना उस वक्त तो कहने लगा चलो अच्छा, ऐसे कह के वो कर दिया। माँ ने इसकी ने किया, बीवी हैं तो ऐसे ही झूठ बोलती हैं, ऐसे ही वो करती हैं यार है ना, तो इसको छोड़ दे तू ये और वो। इसने है ना अपना नहीं उसके उस वक्त तो इसने नहीं छोड़ी, नहीं कोई बात करी। उसके बाद ये चला गया दुबई। दुबई जाने के बाद फिर है ना ये इसकी माँ जुल्म वगैरह करती रही। इसके सामने भी किए, इसके सामने फिर वो दुकान वाला सेठ इनका उस्ताद वो भी आया और भी बंदे आए। उन्होंने कहा भाई तेरी बीवी जो है ताने कशी ना करे, बच्ची को हाथ ना उठाए। भैया ना ऐसे पंचायत लगी, हमने बच्ची को भिजवा दिया। वो चली गई। उस औरत को नसीहत नहीं हुई। उसने रात सुबह सारे काम पे चले गए, अंदर कमरे में बंद करके मारा। आँख के ऊपर उसके चोट लगी, उसमें से खून निकल रहा था। तो कभी आपने 15 नहीं कराई, मतलब पुलिस में नहीं लेके गई? नहीं करवाई हमने बस। मतलब आपको आज नहीं लगता कि आपने कितना जुल्म किया अपनी बेटी के साथ? इतना वो जब ज़्यादा वो तंग आती थी ना, जब कोई बात बताती थी वो बताती ही नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर तो फिर है ना उसको बस समझा देते थे। पहले मेरी एक बेटी पहले फोत हो गई थी, तो हमने क्या भाई ऐसे लोग तमाशा भी बनाएंगे, देखेंगे भाई इनकी दोनों बेटियों के साथ ऐसे। हमने अपनी बच्ची को समझाया। फिर उसको बेटा हो गया पैदा, उसको अपने बेटे की भी मोहब्बत होगी। वो कहती है ये जैसा भी है ना मैं इसके साथ गुजारा कर लूँगी भाई, चलो अब मेरा बच्चा हो गया, मैं बच्चे के सहारे पे इसके साथ गुजारा कर लूँगी, कभी तो अल्लाह ताला इनको सुधारेगा। और फिर मेरी बच्ची कहने लगी ये जो जुल्म करती है ना मेरे साथ, ये अपनी करी का जवाब देगी, मैं अपनी करी का, कोई बात नहीं है, इसको करने दो, इसकी भी आगे बेटी है। ये ऐसे ही करते करते ना वो 11-12 साल गुजर गए। ये वहाँ दुबई में बैठा हो या ना माँ की सुन के, माँ के भड़काए में आके ये तड़ियाँ लगा देता था। 15-15 दिन बात नहीं करता था। खर्चा ये 200 रुपये भी नहीं उस वक्त इसको देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। मतलब इसकी कोई पॉकेट मनी नहीं थी। फिर उन्होंने बड़े बच्चे का हमने अपने घर भाई बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर हुआ, इसकी माँ नहीं बच्चों का भी नहीं करती थी। ऐसे ही करते 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 ऐसे ही 12 साल गुजर गए। अब जो ये आया तो हमें क्या पता था। अब हम अपनी बच्ची को कहती थी मैं, भैया ना देख ले, अगर नहीं सुधर रहे ना, ये तेरी सास नहीं सुधरती ना तो फैसला ले लेते हैं बस। अब उसको फिर बच्चे हो गए थे, बच्चों की मोहब्बत,
तो पहले एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा हो गया, एक 10 साल का, एक 4 साल का, एक 4 महीने तो का जिस था। तरीके से मतलब आपकी बेटी को लगाव था कि अम्मी मेरे बच्चे हो गए हैं, हाँ। अब मतलब मैं इनके सहारे जी लूंगी, हाँ। तो उस शख्स को थोड़ी सी भी वो लेकिन नहीं आती मेरी- थी कि अब मेरे बच्चे हो गए हैं, नहीं। अब मैं अच्छे से ज़िंदगी गुजारता हूँ, अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ ताकि इन पे बुरा असर ना पड़े। नहीं, उसको मेरी बच्ची को मोहब्बत थी, मेरी बच्ची नेक शरीफ थी, इनकी बरादरी, इनका ख़ानदान पूरा जानता है, मेरा ख़ानदान, मेरी बरादरी सब जानती है, मेरी बच्ची शरीफ थी, नेक थी। तो इन्होंने ना, इसने अपना पता नहीं क्या करा क्या नहीं है, बस एक दिन दवाई लेने के लिए आया तो ऐसे ही है ना, वो कहने लगी मैं दवाई लेके जाती हूँ, और अम्मी मेरे ना बच्चों के कपड़े ना अच्छे से ईद के बना के दिए मेरे बेटे के छोटे के। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। दूसरे दिन वो आई है, ड्रिप लगवा के लेके गया, इसके दिल में बेईमान ना, हमें क्या पता, हमारा तो दिल साफ था। वो है ना, मैं उसके बच्चों के कपड़े, उसके आने से पहले उसके बच्चों के कपड़े लेके आई, मैं उसे दिखाने लगी, मैंने कहा ये देख बड़े बेटे का सिलवाना, छोटे। कहती ये छोटों के सिलवा दियो, मेरे यार ना बड़े का ना सिलवाना, और अच्छे करके सिलवाना, भाभीियों को भी बोले अच्छे करके सियो मेरे बेटे के कपड़े। अच्छा। वो रात को वो कहने लगी भाई ऐसे ये लड़ता मुझसे, ऐसे ताने मैंने देता हर चीज़ के, कभी भाइयों के कभी किसी चीज़ के, और अम्मी ऐसे ऐसे बात करता। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, मैंने कहा सुबह जुमा, बड़े भाई को भी बुलाऊंगी, सारों को बुला के, और ना फिर वहाँ आएंगे, इससे बात करते हैं, अगर ये रखेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा ना तो ना रखे, फिर हम फैसला ले लेंगे इससे। जी तो नाज़रीन, रुखसाना कत्ल केस में इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उनके बड़े भाई मौजूद हैं। तो बड़ा भाई जो होता है वो बाप की जगह होता है, और जब बाप ना हो सर पर तो बेशक बड़ा भाई ही बाप की जगह होता है। तो वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद सदीक साहब, क्या कहेंगे, मतलब जब 12 साल पहले शादी की गई तो वो जो शख्स था नदीम, वो किस तरीके से जांच पड़ताल की गई? क्योंकि हमारे यहाँ जो तरीक़ेकार होता है रिश्ते करने के लिए, तो वो रिश्ता यही होता है कि जो वो जिससे हम रिश्ता कर रहे होते हैं तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो लगता है कहीं कोई गलती हुई जांच पड़ताल में? गलती तो नहीं हुई, ये असल में मेरे छोटे भाई के साथ काम करता था दुकान पर, तो किस चीज़ की दुकान? फर्नीचर की दुकान अच्छा। थी, उसके ऊपर काम करता था। तो ये छोटे भाई के साथ एक बार आया हमारे यहाँ पर घर, तो हमने इसको ना, मेरा एक अलग से घर था, तो मैंने शादी की हुई थी, मैं अलग रहता था, ठीक है। तो मैंने इसको अपने घर पे सुला कर जो है ना इनको, तो ये रात का टाइम था, बारिश थी, और इनका घर दूर था, तो किसी ने कहा भाई यार ये अब ये रात को जाएगा तो इनका रास्ता बहुत ख़राब है, तो मैंने कहा चलो मेरे घर पे ये सो जाए। तो मेरे घर पे सो गया, तो सुबह इसकी अम्मी आई, कहने लगी हम आपका जो है ना बहुत बड़ा एहसान है कि वहाँ पे ना चोरियाँ डकैती होती हैं, तो मेरे बेटे को आपने घर पे रखा, आपका बहुत शुक्रिया। तो बस ऐसे ही ये आई, तो इनको मेरी छोटी बहन जो है ना पसंद आ गई, तो कहने लगी जो हम ना आपके घर रिश्ता करना चाहते हैं। तो हमने दुकान से तस्दीक की, इसके उस्ताद से भी, और ये पहले ठीक थे, तो सही रहते थे। अब इनकी शादी के बाद जो है ना इनकी वालदा ने मेरी मिसेस से भी पूछा कि ये कैसी है लड़की, कि उनका भाई ये लड़की ठीक है। फिर ये मोहल्ले वालों से भी पूछते रहे, हर किसी से पूछते भाई अच्छा, कैसे। मतलब वो लोग पूछते रहे, वो आप लोगों ने इस तरह तफ्तीश नहीं की? हमने नहीं तफ्तीश की, क्योंकि ये मेरे भाई के उस्ताद था ना, उन्होंने कहा ये लड़का ठीक है, इसके साथ आप शादी कर दो। तो मेरा छोटा भाई मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं था इस काम में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ये चाहता कि यहाँ शादी हो, मुझे थोड़ा सा ना डाउट था। सही। तो ये इसी वजह से ये ना थोड़ा सा मुझसे गुस्सा करना सकते हैं कि भाई ये तो शुरू से ही खिलाफ था। तो इनकी वालदा जो थी ना, उन्होंने तकरीबन शादी के 2-3 महीने बाद ना अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर तशद्दुद करना। एक बार जो है ना मैं जाकर अम्मी के साथ गया, उन्होंने कहा भी ये इस तरह है जी, चोरियाँ करती है। मैंने कहा जी आप इनको हमारे साथ भेज दो। उन्होंने कहा जी हम नहीं भेज सकते आपके साथ। इन्होंने चोरियाँ करती हैं तो भेज दो। तो वो इसलिए नहीं भेज रहे थे ना, कभी शायद कोई चीज़ और ले जाए उठाकर। मैंने कहा भी ठीक है आप ना भेजें। फिर हमने जी पंचायत लगाई, इनके उस्ताद को भी बुलाया, उनको सबको बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इनके रिश्तेदार हैं ये, फिर जो है ना इकट्ठे हो गए। उस दिन से जो है ना इसकी अम्मी ने ना वो बस उसको टसल रख ली। वो शुरू से लेके अब तक तकरीबन, अब जिस दिन फौत हुई है ना उस दिन भी उसने उसके साथ बात नहीं की। तकरीबन 11 साल हो गए हैं, उसने अभी तक जो है ना 11 साल में मेरी बहन के साथ बात तक नहीं की थी। अब भी वो उसकी छोटी बहन आई हुई थी, इसकी मुल्जिम की उसकी छोटी बहन आई हुई थी, ये आती थी, वो लड़ाई झगड़ा रहता था।
इसने फ़ोन किया, वो छोड़ के कह रहा था जी मैं ना अब ये मैं तंग हूँ जी, मैं दूसरी शादी। इसने नहीं, तो आपने कभी बिठाया नहीं, पूछा अपने नहीं भाई क्या तंग हो, माशाल्लाह से 3 बेटे हैं आपके। मैंने इनको कहा था, दूसरा बेटा जब पैदा हुआ था मैंने कहा मियाँ हम इनको रख लेते हैं, ये देखो ये जलील करते हैं, तंग करते हैं। तो अब उसको रख लिया था हमने। वो फिर एक बड़े वाला बेटा जो है ना वो वहीं पर उन्होंने रख लिया, दादी दादा ने उन्होंने रख लिया। बस फिर इसको याद आती थी बेटे की, लाजमी सी बात है, बेटे की याद में जो तड़पती थी, फिर वो रोती थी। फिर हमने कहा भाई तेरी मर्ज़ी है, अब तू जाना चाहती है तो फिर हम छोड़ आते हैं तुझे। हमने जो है ना इसको फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। फिर भी पंचायत लगाई, पंचायत ने कहा भाई अब कोई बात हो ना तो फिर हमें बुलाना आप। तो हमने कहा ठीक है जी, ऐसे होगा। फिर वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। हमने कहा अभी बच्चा माशाल्लाह 11 साल का हो गया, 10 साल का, थोड़े दिन बाद है ना हो ही जाएगा कुछ ना कुछ शायद। अब ये गया हुआ था बाहर, तो वहाँ से आने के बाद ना इसने ऐसे ही कहा कि भाई है ना मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी छोटी बहन ने ना मेरी बीवी से बात की, तो मेरी बीवी ने कहा ऐसे ही कह रहा होगा, मजाक कर रहा है। तो ऐसे तेरा भाई भी तो कह ही देता है मैं दूसरी शादी करूँगा, वो तो मजाक करता होगा। तो ऐसे हमने दरगुजर कर दी। तो अब ना कुछ दिन पहले जो है ना वो इसको ना हिरासा कर रहा था, बहुत परेशान करता था। अब इसने ना एक पिस्टल लिया हुआ था, वो ला कर ना उसके तकिए के नीचे रख देता था। जी यही वाला पिस्टल जिसके साथ इसने वो ला कर ना उसके तकिए के नीचे रख देता था। अब वो ना छोटी बहन कहती थी मुझे ना खौफ आने लग गया इससे। लाजमी सी बात है कि जाहिर बात है पिस्तौल को देखकर वो परेशान हो गई थी। उसने कहा जी ये मुझे, वो इसके छोटे भाई का था, इनके पास शुरू से ही ऐसे थे, असला वगैरह इनके पास बहुत है, इन्होंने रखा हुआ है, ये लड़ाई झगड़े पे पहले भी करते रहे हैं, इनके पास असला है। ये साथ वाले हमसायों से भी लड़ाई हुई है, उनके घर पे भी जाकर उनको मार कर आए। ये ऐसे ही इनके ना रंग आने शुरू हो गए। अब ना ये मेरा छोटा भाई है, इसके घर आई थी, तो उसने कहा कि मैं ना इससे बहुत परेशान हूँ, ये मुझे ना डर लगने लग गया, इससे तंग हूँ, तो आप मज़ीद ना मेरा कुछ मसला हल करें। अभी सिर्फ ये बात हुई, इसने कहा अच्छा मैं सुबह ना भाई से पूछ के ना फिर सुबह बात करेंगे, सब इकट्ठे होंगे। तो रात को ये काम हो गया। तो फिर जो है ना अब तस्दीक कर रहे थे, ये इन्होंने रात को कॉल की, हम यहाँ से गए हैं, हम अपने घरों में से, हम अलग अलग रहते हैं, हम अपने घरों से गए हैं। तो अब जो इन्होंने पहले अपने बेटे को अस्पताल भेज दिया था, मेरी बहन की लाश वहीं पे पड़ी हुई थी, सर पे गोलियां लगी हुई थी, खून की जूतियाँ कपड़े छपड़े उसके भरे हुए थे। फिर पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि ये आपकी बेटी है, देखो जी ये आपकी बेटी। हमने कहा जी ये बेटी है, हाँ जी हमारी है। उन्होंने कहा जी आप इसको है ना अपने हाथ से जो है ना इनको लेके चलो एम्बुलेंस में। हमने फिर उसको लिटा कर उस पर एम्बुलेंस पे लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, पोस्टमार्टम के लिए लेके आए। फिर 11-12 बजे जो है ना वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह जो है ना 3 दिन बाद आई वहाँ से। तो उन्होंने है ना ये केस जो है ना डकैती का बना दिया था। हालांकि जब हमने गली में जाकर चेक किए हैं, पुलिस ने भी चेक किए हैं, कैमरे में कोई भागता हुआ कहीं से कुछ नज़र नहीं आया। सामने दीवार है, जिस दीवार से कह रहे हैं यहाँ से आदमी टपा है, वो दीवार भी नहीं। डाउट हो गया था कि भाई ये काम ऐसे ही हो। जी तो नाज़रीन, इस वक्त रुखसाना का छोटा भाई मेरे साथ मौजूद है। तो जो छोटे बहन भाई होता है वो बहन से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, क्योंकि बड़ी बहनें जो होती हैं वो बिल्कुल माँ की तरह होती हैं। होती तो बहनें हैं लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बेटी एक माँ भी होती है, बहन एक माँ भी होती है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर उसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोमान। नोमान, कैसी थी आपकी बहन? मेरी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत शरीफ थी, मेरी बहुत इज़्ज़त करती थी, बहुत प्यार से रखती थी मुझे, लेकिन उसके साथ गलत किया इन्होंने। आप तो बहुत छोटे होंगे जब 12 साल पहले आपकी बहन की जी शादी मैं तो हुई। बहुत छोटा था, ठीक है। सबसे छोटा हूँ मैं। तो अच्छा लगता नहीं था जब बहन घर आती थी और वो मतलब अपनी माँ से कहती होगी, वो दुख सुनाती होगी अपने कि मुझ पे यूँ तशद्दुद होता है, मुझे यूँ मारा जाता है, मेरे साथ यूँ मेरा शौहर ज़्यादती करता है, कि मतलब आप देखो कि उसका शौहर दुबई रहता था और उसने अपनी बीवी को मोबाइल नहीं दिया हुआ था, तो किस तरीके से अपनी बीवी और मियाँ से बात करती होगी? जिस वक्त इसकी शादी हुई थी ये मेरे साथ ही काम करता था, मेरा उस्ताद भी है और मेरा बहनोई भी है। अच्छा। जो मेरा बड़ा उस्ताद है वो इसका भी उस्ताद है और मेरा भी उस्ताद है, दोनों का उस्ताद है। और जिसने मुझे काम सिखाया है मेरा उस्ताद ये है, मेरा बहनोई है। लेकिन रिश्ता भी मैंने ही करवाया था, मेरे घर आया था भाई, मेरे भाइयों ने मेरी मर्ज़ी के साथ किया था, सब ने मेरी मर्ज़ी के साथ किया था रिश्ता। मैंने ही बोला था भाई लड़का अच्छा है तो कर दो। इसके घर से भी इनके घर वाले आए थे, फिर उन्होंने भी रिश्ते की बात की थी, फिर ऐसे ऐसे बात कर चलते चलते बात हो गई थी रिश्ते की, फिर रिश्ता हो गया था। फिर उसके बाद रिश्ता होने के बाद फिर थोड़ी बहुत इनकी 2-3 महीने बाद लड़ाई हो जाती थी। फिर ये पहले घर मेरे से बात करता था, घर वालों से बात करता था, फिर मुझे करता था बात, भाई बात ख़त्म करवा दे, चलो मेरी गलती है, मेरी अम्मी गलत है, ये जो भी है
तू बात ख़त्म करवा दे। फिर मेरे उस्ताद तक बात जाती थी, बड़ा उस्ताद जो है मेरा, वो मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है। फिर वो इसको समझाता था, वो शुरू से इसको समझाता था भाई अपनी बीवी का ख्याल रख, अगर ठीक है वो तेरी माँ है, तेरी माँ की जगह पे है, लेकिन वो अपनी बीवी का भी ख्याल रख, ज़्यादती ना होने दे ना। इसको कभी खर्चा वगैरह नहीं देते थे इसको इसके घर वाले। तो ये थोड़े दिन गुजरे हैं, 6 महीने गुजरे हैं, फिर ये दुबई चला गया था। दुबई गया है तकरीबन काफ़ी साल। फिर ये ताने मेने वगैरह देते थे भाई तेरे भाई ऐसे हैं, गरीब हैं, तेरे भाई ये है, तेरा भाई वो है। फिर मेरा उस्ताद फिर दोबारा इसको बार बार समझाता था, लेकिन इसको नहीं समझ लगती थी। फिर ये अचानक दुबई भी सही रहा है, ये कोई बात नहीं इसने की थी। दुबई से थोड़ा होती थी इनके घर में, लेकिन मुझे नहीं पता चलती थी, मुझे बाद में घर वाले मुझे बताते थे, ये नहीं बताता था। फिर इनके घर बात होती थी, फिर इनकी सुलह सफाई हो जाती थी, लड़ाई होती थी। फिर घर कॉल भी नहीं करता था, काफ़ी दिन कॉल नहीं करता था ये, तकरीबन 15 दिन 20 दिन। तो ऐसे लड़ाइयाँ होती थी। मेरी हमशीरा मुझे बताती थी, मैं उससे पूछता था भाई हाँ भी तेरे साथ सही है ये नहीं है। फिर वो मुझे कॉल, मेरी भी थोड़ी बात होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। वो भी उस वक्त होती थी जिस वक्त ये खुद घर आता था छुट्टी पे, फिर मेरी बात होती थी, नहीं तो मेरी बात नहीं होती थी। फिर वो मुझे बताती थी भाई ऐसे तुझे पता तो है इनकी आदत का, भाई जैसे हैं ये। फिर मैं उसको कहता था चलो ठीक है थोड़ा भाई गुजारा कर ले, अब क्या करें मजबूरी है, अब घर तो बसाना। फिर वो भी कहती मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, मेरे बच्चे चलो मेरे बड़ा हो जाएंगे, सारा बन जाएंगे मेरे, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अब आया तो अब अचानक इसने ये काम कर दिया, ये पता भी नहीं लगने दिया इसने। जिस वक्त इसने ये काम किया उस वक्त रात को इसने, इसके भाई का मेरे पास मैसेज आता है, उधर नुमान ऐसे ऐसे मसला हो गया, तेरे घर वाले कॉल, मेरे घर वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो तू अपने घर वालों को भेज, उधर जाके ना तेरी हमशीरा को गोली फायरिंग हो गई है, घर गोली लग गई है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर दोबारा मैसेज किया उसने, तेरी बहन जो है वो मौके पे फोत हो गई है, उसको गोली दिमाग में लगी है और उसको नदीम को ले गए हैं निश्तर में। तो ऐसे ऐसे मसला। फिर मैंने अपने घर कॉल की, घर वालों ने कॉल उठाई है, तो मैंने जल्दी घर इनको भेजा है। फिर ये गए, आगे का जो भी मसला था इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर था। मैं फिर अगले दिन जनाजा भी हो गया था, अगले दिन रात को मैं आया हूँ, जिस दिन वो फोत हुई है उस दिन रात को मैं आया हूँ, जनाजा हो चुका था। क्या अपील करोगे? मैं यही अपील करूँगा भाई मेरी बहन के लिए इंसाफ हमें चाहिए, जैसे खून का बदला खून हमें चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई। उसको कत्ल किया, इसको भी फांसी होनी चाहिए, हमें और अपील कोई नहीं है। हमें मरियम नवाज से यही चाहते हैं हम बस। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, एक मुतासरा फैमिली, एक गरीब लोग जिन्होंने मतलब सब कुछ पूंजी जमा करके अपनी बेटी को, अपनी बहन को रुखसत किया था, आज उनकी बहन वो खून में लथपथ नाहक कत्ल कर दी गई है। और सिर्फ़ वो अपील रियासत से यही करते हैं कि खुदा के लिए अब हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए। देखते रहिए मुजरिम को। नहीं, हमने ये उनसे की थी बात, तो अब वो यही कहते हैं, इसका बाप आता कई दफ़ा कि कभी किसी बंदे को ले आता, कभी किसी को ले आता, कहता है जी सुलह सफाई कर लो, राजीनामा कर लो, मेरे बेटे से गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, ऐसे कर लो। तो कभी उनसे आपने कहा नहीं कि आपने तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी बेटी को माफ़ नहीं किया, उसको मतलब मुस्तकिल 12 साल एक तशद्दुद करते रहे। हमने यही कहा कि हमारी जो है ना रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। तो हम जब देखते हैं ना तस्वीरें वगैरह देखते हैं, बच्चे भी और वो भी, तो रातों को नींद नहीं आती हमें। और हमने जो है ना मुलजिम को सज़ा दिलवानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है ना CM साहब से इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है, हम जो है ना मेहनत मजदूरी करके अकल हाल की करके खाते पीते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इदारों से इंसाफ चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि जब आपको उसके ससुर की कॉल आती है, आपकी बहन के ससुर की, तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है या पहले आपको कॉल करके बुला लिया जाता है, बाद में पुलिस को बुलाया? पुलिस मौजूद होती है। अच्छा, पुलिस मौजूद होती है जी। तो पुलिस ने किस तरीके से कोऑपरेट किया आपके साथ? पुलिस ने तो उस टाइम पे तो हमें ऐसे ही लगा कि पुलिस जो है ना कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे हम आते आके चले जाते थे, हमें यही पता था कि कत्ल इसी ने किया होगा, क्योंकि जो हमारी बहन बताती थी ना, हमें उससे यही लगता था कि कत्ल इसी ने किया। लेकिन पुलिस यही कहती थी अभी जो है ना हमें सबूत ढूंढ रहे हैं, हम कागज़ इकट्ठे करते फिर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं, तुम परेशान ना हो, लेकिन आपके साथ जो जुल्म हुआ ना उसको इंसाफ के कटघरे लाया जाएगा। लेकिन हमें ऐसे ही लगता था कि पुलिस हमें जो है ना वो घुमा रही है। सही। हम डेली आते थे जाते थे, तो अब जाके जो है ना मुलजिम को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया।
ठीक है, मतलब अब आप मुतमईन हैं। हाँ जी, हम मुतमईन हैं। आप रियासत से क्या अपील करना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या हम अपील यही करना अपील करना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिया जाए और जो है ना मुलजिम को जो है ना फांसी के पे लटकाया जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए कि इसको फांसी पे लगाया जाए। जितनी मरतबा भी इसको फांसी होती है ना, इस जालिम को इसको फांसी दी जाए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक भाई की फरियाद सिर्फ यही है, वो उसकी अपील भी सिर्फ यही है कि आज खुदा के लिए मतलब हमें इंसाफ दे दिया जाए, क्योंकि वो जो ज़ख्म लगा है वो शायद सारी ज़िंदगी नहीं भर सकता, क्योंकि वो जो बहन भाई का रिश्ता होता है, वो जो बॉन्डिंग होती है, वो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में हर आदमी ही जानता है, पहचानता है। तो आज मतलब इस शख्स का कसूर क्या था कि इसने अपनी बहन का उसको मुहाफ़िज़ बनाया था। वो क्या जानता था कि वो मुहाफ़िज़ के हाथों ही कत्ल होगी। तो आज मेरा ख्याल है कि रियासत का एक कदम बढ़ाने का आज टाइम है कि वो एक कदम बढ़ाए और वो जो मुल्ज़िम है जो उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई और हवा की बेटी इस तरीके से कत्ल ना हो। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गाजी महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानते हैं आखिर सारा वकूआ क्या था, पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है और पुलिस किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और आखिर जब वो वकूए पे पहुंचती है तो सारे वाक़यात क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाजी साहब, क्या जब मतलब कैसे 15 से इत्तला मिली होगी? ऑब्वियसली 15 पे इत्तला मिली तो 15 पे इत्तला मिली तो SHO साहब मौके पे पहुंचे थे। SHO साहब ने मुझे कॉल की, मैं भी उधर गया। मेरे जाने से पहले DSP साहब और SHO साहब मौजूद थे मौके पे। और मौके पे जाके हमने देखा जो हालात थे, उससे हमें इन्होंने तो कहा था जी 8000 रुपया डकैती करके ले गए और ये दोनों को फैर मार गए हैं। लेकिन जब हमने बड़े गौर से देखा तो हमें पता चला कि ये तो फेक वकूआ बनाया हुआ है ना। हमें शक हुआ तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। बाद में पता चला जी इसने खुद ही अपनी बीवी को फैर मारा, फिर वो अपनी टांग में फैर मार कर इसने वकूआ बनाया। अच्छा, मैं गाजी महबूब साहब आपसे ये पूछूंगा कि जैसे फर्स्ट खबर जो फ्लैश होती है वो यही होती थी कि मतलब कि वो डकैती की वारदात हुई है, उसमें मतलब बीवी को कत्ल कर गए और मुझे ज़ख्मी करती है। तो आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, मौके पे पहुंच के ही अंदाज़ा हो जाता है, 90% तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि जो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मतलब वजह अनाहत क्या निकली, किस वजह से ये सारा मामला हुआ, इतनी बड़ी क़यामत? इसने तो वकूआ बनाया था डकैती का भी, मेरा 8 लाख ले गया और मेरी बीवी को फैर मारा और मुझे फैर मारा। लेकिन बाद में जब ये हक़ाइक़ पता चले तो उस वक्त पता चला कि ये दूसरी शादी करना चाहता था, उसी वजह से इसने अपनी बीवी को कत्ल किया और ये ड्रामा बनाया। तो उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं था कि जो मतलब बड़े लोग जिन्होंने शादी कराई थी उन्हीं बड़े लोगों को दोबारा बिठाया जाता और कहा जाता कि भाई मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, चाहे वो अपनी इन लॉज को भी साथ बिठा लेते, तो शायद इतनी बड़ी क़यामत ना गुजरती। क्या ये अदम बर्दाश्त है? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मतलब इतने बड़े बड़े हम देख रहे हैं कि जो वाक़े हैं वो रूनुमा हो रहे हैं आए दिन? ये तो इसकी कम अकली है ना। अगर वो दूसरी शादी करना चाहता था उसे तलाक दे देता या दूसरी शादी करके उसे अलहदा बिठा लेता, लेकिन इसने ये वकूआ बना के ड्रामा किया, उसमें बाद में भी पकड़ा भी गया। अच्छा, क्या कहते हैं जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उन्हीं की जो मिसल सफ़ाई मिसल पर आप सब कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, उसी पे सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करते हैं फाजिल जजेस, क्या लगता है आपको कि सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी? हमने तो एविडेंस इकट्ठी की हैं, इसके बाद वो अदालत में चलान जाएगा तो अदालत फैसला करेगी भी इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो मिलनी चाहिए इसे, इसने कोई इतना बड़ा किया। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं थाना कुतुबपुर के DSP मोहम्मद बख्त नसर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से रोही TV को टाइम दिया। फिर उनसे पहला सवाल हम यही करेंगे कि ये आखिर इतना अफसोसनाक वाक़या किस तरीके से होता है, पुलिस किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्रिया जी, मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए। सर, क्या कहेंगे कि किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस किस तरह से इस केस पे रिस्पॉन्ड करती है, जिसके शुरू में जैसे पहली जो खबर फ्लैश हुई वो यही कि डकैती की वारदात की कोशिश की गई, लेकिन जो पुलिस की फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके बारे में सब कुछ ये शुरू में उसने यही ड्रामा किया कि डाकू आए हैं, उनने मुझे भी फायर मारा, मेरी टांग के ऊपर फायर लग गया है और दूसरा फायर जो है ना वो उस खातून को लगा है जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई है।
तो उसने एक्टिंग की। पुलिस को शुरू में शकूक व शुबहात तो ज़रूर हुए, लेकिन क्योंकि उसे फायर लग चुका था और वो कंप्लेंट था, मुद्दई था, तो पुलिस ने फौरी तौर पर उसकी मुद्दईयत में यानी कि FIR दे दी। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने वो वेपन भी बरामद कर लिया। हाँ, तो पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस मौके पर गई, तो उसने वो ड्रामा जो उसने बनाया हुआ था कि डाकू आए हैं, फायर मारा, मैं भी ज़ख्मी हो गया, मेरी बीवी को भी फायर लग गया, उसकी मौके पर डेथ हो गई। तो शुरू में तो क्योंकि वो मुद्दई था और ख़ुद भी ज़ख्मी था, पुलिस ने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करने की कोशिश नहीं की, अगरचे कुछ शवाहिद ऐसे नहीं थे कि जिससे पता चलता कि ये वाकई डकैती की वारदात थी। ताहम जो पुलिस का काम होता है कि फ़ौरी तौर पर FIR का इंदराज, FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की, वो बंदा ज़ख्मी था तो उसका इलाज मुआवजा भी चलता रहा। तो पुलिस ने जब मौके पर गई तो पुलिस को पिस्टल भी बरामद करवा दिया मुलज़िम ने, और उसने एतराफ़ भी कर दिया कि वो किसी औरत से शादी करना चाहता था। उस शादी की वजह से जो है ना उसने इसे जो है ना वो कत्ल किया, क्योंकि वो इसकी शादी की राह में रुकावट थी। उसके बारे में ये भी जो है ना कभी वो ये भी कहता है कि मैं टेलीफोन पर बात कर रहा होता हूँ तो उसे वो गुस्सा आया, तो इस वजह से जो है ना मैं ख़ुदकुशी कर रहा था, ख़ुदकुशी करते हुए जो है ना मैंने गोली जो है ना उसे लग गई, तो इस वजह से जो है ना ये वारदात हुई। अच्छा सर, मतलब क्यों ना एक सही रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? अगर दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे के या रजामंदी से अगर वो करता तो वो कितना बेहतर होता? नहीं, इसमें देखिए जी, इसमें हम खुद भी जो है ना इसी बात पर जो है ना वो हैरान है कि अगर उसने शादी करनी थी तो थ्रू प्रॉपर चैनल शादी कर लेते। उसके जो पेरेंट्स हैं लड़की के, वो भी यही चाहते हैं कि 15-16 साल हो गए थे इसकी शादी को, बच्चे भी थे, तो इसने खामखा यानी कि ये बदमाशी की है कि भी किसी को अगर कोई बंदा पसंद नहीं है तो लाजमी तो नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए। बिल्कुल। अगर वो इजाज़त भी नहीं दे रही थी, कोई और रास्ता भी नहीं था, तो उसके पास रास्ता था कि वो बीवी को अपने वालिदैन के घर भेज देता, तो अपने डाइवोर्स भी कर सकता था। यानी कि डाइवोर्स देना कत्ल करने से तो छोटा जुर्म। बिल्कुल, और जिसकी जगह कानून में भी और शरीयत भी इजाज़त देती है, शरीयत भी इजाज़त देती है। बड़ी ज़्यादती की है उसने। लेकिन एक बात यह है कि मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि चाहे जुर्म आप जो भी करें, आपकी सोच ये होगी कि हम कानून को चकमा दे सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। अक्सर जो क्रिमिनल्स हैं, अक्सर लोग जो वारदात करते हैं, उनकी सोच ये होती है कि ये काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, हम बच जाएंगे, इस वजह से करते हैं। क्योंकि आपके ज़रिए अगर ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए कि जुर्म करने वाला बंदा बच नहीं सकता, तो इससे भी अपना जुर्म में कमी आती है। बंदे को जब सज़ा का खौफ होता है कि जब मैं अगर ये जुर्म करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, तो इस खौफ की वजह से भी जो है वो प्रिवेंशन हो जाती है। फिर है ना, मैंने कहा ये कॉल ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो रहा, अब मैं तो परेशान होगी। मैंने कहा चलो अच्छा अल्लाह वारी से सुबह देखते हैं जाके। तो वो फिर मेरा बेटा दुबई गया हुआ था उधर। तो मेरी बहू है अंदर सोई पड़ी थी, मैं बाहर लेटी हुई थी सैन में। मैं अपनी बहू के पास गई, मैंने कहा अपनी बहू से, मैंने कहा इसके पास इस नंबर पे कॉल आई है नज़ीर के नंबर से, और तू फ़ोन कर उसके पास। 2 साल ये 10 साल वहाँ रहा मोबाइल उसमें दुबई में, इसने मोबाइल नहीं दे रखा था मेरी बेटी को। अच्छा। तो ये 3 महीने 4 महीने पहले बच्चा पैदा हुआ था ना, ये यहाँ से मोबाइल भाई ने दुबई से मोबाइल दिया था इसको, कहने लगा ये मोबाइल इसको दे दियो। तो उसके पास भी सिम नहीं थी, किसी के नंबर नहीं थे। मेरी सिम पे व्हाट्सअप बना के सिम मेरे पास चल रही थी और व्हाट्सअप उसके पास चल रही थी। तो उसने जो है ना उस व्हाट्सअप पे सिर्फ मेरे से बात करती थी मेरी बेटी, ये एक भाभी से बात करती थी अपने। वो जो है ना ऐसे करके फिर वो उसने मेरी बहू ने किया, बाजी मैसेज भी करे, बाजी तेरे ससुर की कॉल आई है, इस वक्त हम बहुत परेशान हो रहे, भाई तू हमें जवाब तो दे। मैसेज सीन होते रहे, कॉलें जाती रही, ना इन्होंने कॉल का जवाब दिया ना मैसेज का जवाब दिया। गुस्से से मेरी बहू ने कहा, बाजी हम इतने परेशान हो रहे, मैसेज सुन के तो जवाब दे दे। लेकिन बाजी तो ख़त्म हुई पड़ी थी,
उसका कत्ल हो गया था। फिर दोबारा हमारे पास आई है पुलिस की कॉल, भाई इसी के नंबर से नज़ीर के। तो कहने लगा तुम्हारी बच्ची का कत्ल हो गया और तुम अभी तक नहीं पहुँचे यहाँ पे। मैंने कहा भाई मुझे समझ नहीं आई थी ठीक से इसकी बातें, और ना हमारे यहाँ हम जल्दी से उधर गए तो वहाँ गाड़ी पुलिस की खड़ी थी, और ना उसको जो है ना पहले अस्पताल पहुँचा दिया था नदीम को उसको पहुँचा दिया था। हम गए हैं तो उसने पुलिस वाले ने मेरा मोबाइल देखा, नंबर चेक करा, कॉल चेक करी, किस वक्त गई है किस वक्त, ऐसे करके उसने सारा कुछ पूछ के वो कहते हैं चलो तुम वारिस हो, ऊपर चलो। ऊपर जाके देखते हैं, उन्होंने सारी तफ्तीश की है, ऊपर से भी देखा भाई इधर से कोई चढ़ा, कहता है इधर से पीछे से आए हैं भाई डकैत। तो मैंने कहा डकैत आए हैं तो डकैत सोना नहीं लेके गए उतार के, गोली मार के गए, चैन लॉकेट गले में, सोने की बालियाँ गले में, वो नहीं ले गए, पैसा नहीं ले गए। लेकिन पैसा तो तुम्हारे पास था, सोना भी तुम्हारे पास था, सब कुछ तुम्हारे पास था, लेकिन मेरी बेटी के पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी को गोली क्यों दिमाग में मारी, तुम्हारे दूसरे घर वालों की क्यों नहीं मारी, तेरे दिमाग में क्यों नहीं मारी, तो तेरी टांग पे क्यों मार के गए। कहता जी ये कभी कुछ बोलता है कभी कुछ, इसको तो अस्पताल पहुँचा दिया वो माँ बाप अपने, इसको कहते हैं हमें नहीं पता क्या होया, हमें तो खुद नहीं पता, इन्होंने खुद ही पर्चा कटवा दिया, खुद ही सब कुछ कर लिया। दूसरे दिन शाम तक ही हमें पता चल गया, वहाँ पे मैयत पोस्टमार्टम करवाया तो वहाँ से लेके हमें पता चल गया कि इसी ने मारा। हमने उस दिन उसको दफना के आगे कुलों वाले दिन हम गए तो कुलों वाले दिन हमें पूरा पक्का पता चल गया था कि इसने मारा। फिर ये उल्टे सीधे बयान देता रहा, फिर हमने पर्चा कटवाया इसका भाई ऐसे जो है। उस दिन से जो है ना अब दूसरा महीना शुरू होगा, पुलिस जो है ना कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, और कभी कहते हैं इसकी लात कट गई है, उसका खून चल रहा है, उसके जख्म में पीप पड़ गई है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। मैं कितनी दफ़ा यहाँ थाने भी आई हूँ, मैं खुद आती हूँ अपने बेटों के साथ, जहाँ भी जाती हूँ मैं खुद जाती हूँ। फिर ये इन्होंने अब जब हमने वहाँ CM पे कॉल की है, उनकी कॉल आई है इनके पास, मैंने कहा हमारे साथ कोई ताउन नहीं करा पुलिस वाला, भाई उनकी मोटी पार्टी है इसलिए, तो है ना उनकी कॉल आई है CM की। जब इन्होंने फिर है ना वो थोड़ी सी कार्रवाई की, फिर ये कहने लगे जी वो उसके तो जख्म है ये और वो, और तुम है ना मेडिकल। अच्छा, लेकिन अब उनकी तरफ से FIR भी हो गई है, आपके मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जो अक्सर देखने में आता है वो ये देखने में आता है कि फौरी तौर पे ऐसी कोशिशें शुरू की जाती हैं कि मतलब नज़ीर की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है कि मतलब जी प्रेशर सुलह कर लेंगे, पैसे ले लेंगे। जी यार प्रेशर आया। पहले हमारे पास किसी बंदे का फ़ोन आया, भाई आके तुम इधर मिलो। हमने कहा हम नहीं मिल सकते, हमारी बच्ची गई है, हम तुम्हारे से मिले आके, हम नहीं मिले उधर जाके। फिर इन्होंने जो है ना फिर बंदे भेजे हमारे पास, बंदा भेजा, नज़ीर आया, नज़ीर आके मेरे पाँव में गिर रहा, भाई अल्लाह की रज़ा के लिए बच्चों के लिए माफ़। मैंने क्या, मारने वाले को अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, 4 महीने के बच्चे को ख्याल नहीं आया। जब मेरी बेटी का उसने ख्याल नहीं किया, मेरी भी एक बेटी थी, उसने ख्याल नहीं किया, तो मैं तुम्हारे बच्चों का क्या ख्याल करूं। मैंने कहा आज के बाद मेरे घर पे ना आना और माफ़ी शाफ़ी ना मांगना कुछ भी। तो अगर आप कोई मतलब ऑफ़र कराएंगे कोई पैसों की, तो माफ़ करेंगी अपनी बेटी का? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उसको सज़ा मिले, हमने क्या करना, हम तो इज़्ज़त की थोड़ा मजदूरी करके खाते हैं, इज़्ज़त की खाते हैं। हाँ, सब कुछ अल्लाह का दिया, हमारा गुजारा हो रहा है, लेकिन मुझे तो मुजरिम की सज़ा चाहिए। क्या रियासत से अपील करेंगी? इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी एक खातून है, आप भी एक खातून हैं, वो भी एक मतलब माँ हैं, आप भी माँ हैं, उनसे क्या अपील करेंगी? भाई यही कहूँगी कि मैं मरियम नवाज़ से इससे भाई मुझे इंसाफ चाहिए, भाई खून के बदले खून चाहिए। जैसे मेरी बेटी की इसने जान ली है ना, ये तो अपने घर में पड़ा, अपनी माँ की आंखों के सामने लात कटी है, कुछ भी ठीक ठाक पड़ा। मेरी बेटी तो दुनिया से चली गई ना, अब ये तो लात लगवा के शादी भी कर लेगा अपनी, हैं वो, इसको तो बीवी भी मिलेगी नहीं, बच्चों को माँ नहीं मिलेगी, मुझे बेटी नहीं मिलेगी। अब मैं यही कहती हूँ मरियम नवाज़ से कि मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हम हर अदवार में देखते हैं, सुनते हैं, लोग वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं कि अब से ये नहीं होगा, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस। अगर हम आज की बात करें तो आज जो वज़ीर आला पंजाब है वो खुद एक खातून है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, और जो कि कहती हैं कि एक खातून मेरी रेड लाइन है। अगर हम देखें, अगर पेरेंट्स जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, हम सब बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, तो क्या हमें अपना दिल थोड़ा सा बड़ा नहीं करना पड़ेगा? अगर हम इस केस में देखें तो 12 साल जहाँ शादी हो गए थे, तो उस खातून के साथ शुरू से वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, उसको बार बार उसको तशद्दुद का शिकार किया जाता था। कि अगर पेरेंट्स थोड़ा सा दिल बड़ा करते, वो बहन भाई दिल बड़ा करते, उसे वापस रख लेते। हमारे यहाँ अक्सर यही समझाया जाता है, यही तरगीब दी जाती है कि अब आपका घर वो है। तो अगर ये थोड़ा सा उसे कह दें कि नहीं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कुछ ऐसे मामलात होते हैं तो आपका घर ये भी है, तो हम कितनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से ज़रूर इत्तफ़ाक़ करता हूँ।
लेकिन ये कोई हर्फ आखिर नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, इंसान संभल जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि यार ये मेरा घर है। कोई एक टाइम होता है कि जिसमें वो शुरू में एडजस्टमेंट हो रही होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई फिनंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। वज़ीर आला साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में रहा है। बिल्कुल। और इसमें विद इन 24 आवर्स जो भी कॉल होती है ख़वातीन की तरफ से, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। हमें हिदायत होती हैं कि एट एनी कॉस्ट जो है ना, आप जो ख़वातीन हैं उन्हें कंपनसेट करें, उनकी जो भी रेमेडी है, कानून में जो रेमेडी बनती है आप उन्हें रेमेडी दें। लेकिन ये सिर्फ हमारे जो आजकल माशरे में हालात चल रहे हैं, हर दूसरे घर तीसरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना वो अदम बर्दाश्त है। तो और सोसाइटी का निज़ाम है, जिस तरह बहू सास का झगड़ा है और जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों की लड़ाइयाँ, इस मामलात में जो है ना खावंद का जो है ना रुझान अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा होता है, औरत का अपनी फैमिली की तरफ से होता है। ये टाइम लगता है। हम जब देखें ना कि वो कौमें जिन्होंने दुनिया में तरक्की की है, उनकी वजह यह है कि जब उनके अपना बच्चा पेट में आता है तो वो ख़ातून को बड़ा कंफर्टेबल जोन दे देते हैं। बिल्कुल। उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें रिहाइश, खुराक और उनकी जो है इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा जाता है। मियाँ बीवी आपस में बैठकर मैथ की इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चा पैदा होता है वो लर्न करके आता है। हमारे यहाँ क्या कल्चर है, वो स्ट्रेस शादी होती है, शादी के बाद बच्चा पेट में होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। वो बच्चा जो है ना वो माँ के पेट से स्ट्रेस लेकर आता है। वो जो स्ट्रेस वाला बच्चा है वो आगे फिर जब वो जहाँ जहाँ से वो जाता है वो उसका स्ट्रेस वो निकलता रहता है। इसमें कुछ मजहबी जो रवादारी है जो इस्लाम में बताया गया है, अगर मज़हब के ऊपर चलें, मज़हब से गाइडेंस लें तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम एक दीन है जिसमें मुकम्मल यानी कि ज़िंदगी ज़ाब्ता हयात है। इसके ऊपर चलकर आप लालच से भी बचें, हसद से भी बचें, ये बहुत सारे गीबत से भी बचें। किसी के राज तलाश करना, किसी के कमज़ोरियाँ तलाश करना, अगर उससे कोई गलती हो जाए उसके ऊपर से किसी के ऐब छुपाना, ऐब जोई ना करना, ये सारी चीज़ें असल में अगर उलमाए कराम ये लोगों को इस बात के ऊपर ये बताएं कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि उसमें हकूक़ुल इबाद है। सबसे पहले है जी। अगर हकूक़ुल इबाद, फिर हकूक़ुल इबाद की वजाहत करें कि हकूक़ुल इबाद क्या है। उसमें बहैसियत आपने खावंद किस तरह से बीवी के साथ रहना है, बहैसियत वालिद आपने किस तरह से रहना है, इस तरह बहैसियत भाई आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जब उन्हें बताई जाएंगी तो माशरे में वायलेंस कम होगा। और दूसरी वायलेंस की जो एक और वजह है वो है गुर्बत। अच्छा सर, मैं अगर इस स्पेसिफिक केस की बात करूं कि जहां मतलब एक शख्स ने वो अपनी एक नफसानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी उस बीवी को, जो कि 12 साल से उसकी रफ़ीक़े हयात थी, 3 बच्चों की उसकी माँ थी, मतलब कत्ल कर दिया गया। आज पुलिस की जो मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और सफ़ा मिसल पे जो कुछ लिखा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई करार, वाकई सज़ा मिलेगी? नहीं, इंशाल्लाह पुलिस ने बेहतरीन तरीके से केस तैयार किया है, मेरिट के मुताबिक। उसने कन्फेशन भी किया है। बज़ाहिर उसकी कन्फेशन की बिफ़ोर पुलिस कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो एविडेंसेस हमें मिली हैं जो उससे इंशाल्लाह जनाब ये इसे करार वाकई सज़ा मिलेगी। तो पुलिस की भरपूर कोशिश होती है कि क्रिमिनल्स को सज़ा मिले। असल में जो है ना एक्वेटल जो है ना वो अदालतों से जब ये बरी हो जाते हैं तो फिर ये, क्योंकि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसमें पुलिस के सामने बयान की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी हम इतनी मेहनत करके चोर डाकू जो भी हैं उन्हें कोर्ट में भेजते हैं तो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो उधर वो मासूम होते हैं। वो इस्तगासे को साबित करना होता है कि भाई इस बंदे ने ये जुर्म किया है, तो वो साबित करते करते जो है ना वो कुछ वक्त लग जाता है। तो इसमें जो है ना हर मुकदमे में पुलिस जो भी तफ्तीश करती है
उसमें ऐसी शहादतें होती हैं जिसमें कातिल को सज़ाए मौत दी जा सकती है, और हर मिसल में ऐसी गलतियां ज़रूर होती हैं ये जिससे मुल्ज़िम को बरी भी किया जा सकता है। तो मेरी राय में तो ये है कि वो जज साहब की वो अपनी सोच भी जो है ना इसमें मैटर करती है। देखें जी, एक ही मिसल है, एक ही बातें होती हैं, उसी में जो है ना वो सज़ा हो रहा होता है, उसी उसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट केसेस मौजूद हैं, उसी में एक छोटी सी बात के ऊपर कि भी लाइट्स वहाँ पर नहीं थी, इस बात पर जनाब आला अदालतें उस बंदे को बरी कर देती हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुनी डीएसपी साहब की बातें, काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि ये जो मुल्ज़िम है इसे करार वाकई सज़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ अपने लोगों से, अपने नाज़रीन से, कि खुदा के लिए जब आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, तो ये सारे मामलात जब उसकी शादी हो रही होती है तो खुदा के लिए ये सारी गाइडेंस उस बच्ची को ज़रूर दें। और उसके बावजूद अगर मामलात सही नहीं चल रहे तो अपना दिल बड़ा करें, अपने घर को बड़ा करें और उसको बताएं कि ये घर आपके लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा, ताकि किसी भी बड़ी क़यामत से आप बच सकें। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।